हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो पेपर है वो है जून 2010 का। तो इसमें आज हम कब बात करेंगे पार्ट वन की। पार्ट वन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस पेपर को करें साथ में अपना कोई भी आप एक क्या ले सकते हैं, एक कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, साथ में आगे रखें उसको। और साथ ही साथ उसके ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर नोट डाउन करता हूँ उसके ऊपर नोट डाउन करते रहें, साथ में आपके नोट्स तैयार हो सकते हैं। या आप अपनी कॉपी लेके बैठ जाएं, उसमें अपने नोट्स साथ के साथ कर लें। मैं ये बता सकता हूँ कि इस कोर्स से कम 25 to 30 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। और मैं इसलिए इसको आराम आराम से बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम है, आप इसको साथ में रिवाइज और रिपीट करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। पूर्व पाषाण का जो पूरा पाषाण काल यानी निम्न पूरा पाषाण काल से लोअर पैलोलिथिक एज। निम्न पूरा पाषाण काल से कौन सा संबंधित है, ये हमें बताना है। निम्न पूरा पाषाण काल से हमें क्या संबंधित है, यानी फर्स्ट पीरियड। और सबसे लंबा रहा, ये सबसे लंबा काल था ये, है ना। सबसे लंबा काल ये रहा। तो इसमें जो इससे संबंधित जो इसमें मानव है वो है, तो इसमें खड़ा मानव कौन सा था आपको ये पता होना चाहिए। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या था? होमो इरेक्टस का है खड़ा मानव। ये खड़ा जो मानव है ये होमो इरेक्टस है। और होमो इरेक्टस पहला मानव है, पहला मानव जो अफ्रीका से बाहर आया, अफ्रीका से बाहर आया, है ना। अफ्रीका से बाहर आया, ठीक है। होमो इरेक्टस भारत में ये कहां से मिला है? भारत में इसके जो एविडेंस मिले हैं वो हथनोरा से मिले हैं। हथनोरा से ना, हथनोरा है नर्मदा घाटी में है, नर्मदा वैली में, मध्य प्रदेश में, एमपी, है ना। किसको मिला? अरुण सोनकिया को। ना, अरुण सोनकिया को ये मिला था, ठीक है। ठीक है, अरुण सोनकिया को ये मिला, ठीक है। और ये 30 वर्ष की एक युवती है जो होमो इरेक्टस का ये मिला है, तो 30 वर्ष की एक युवती है ये, है ना। 30 वर्ष की एक युवती है, ये मिला, ठीक है। तो इसके बाद निएंडरथल, जो निएंडरथल था वो होमोसेपियंस के साथ ही पैरेलल मानव है। निएंडरथल ने क्या शुरू किया था? निएंडरथल ने शुरू किया था समाधान, यानी अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया शुरू की थी, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया शुरू की है वो निएंडरथल ने की है। और ये मानव पूर्ण जो क्या करता था, पूर्व जन्म में विश्वास करता था, है ना। पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, है ना। तो ये बुद्धिमान मानव है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कब आता है? उच्च पूरा पाषाण काल में, है ना। ये कब आता है? उच्च पूरा पाषाण काल में आता है। ये चीज आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सेकंड है हमारा, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से कौन सा औजार है जो मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा है? तो इसमें हथ कुल्हाड़ है, त्रिभुज है, पॉलिशदार है। तो इनमें से जो त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार है वो किसका है? वो मध्य पाषाण काल का है।
मध्य पाषाण काल के दो प्रमुख केंद्र हैं हमारे पास, बागोर और आदमगढ़, है ना। बागोर राजस्थान में है, आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण 25,000। तो ये भी बात आप नोट करके चलिएगा। और त्रिभुजाकार जो मध्य पाषाण काल था उसमें पत्थर का टाइप है जो बदल गया था। जो मनुष्य किसका प्रयोग करता था? जैस्पर, चार्ट व चैल्सोडोनी, इन पत्थरों का प्रयोग करता था, जिसके सहायता से वो क्या करता था? जिसके सहायता से वो छोटे छोटे माइक्रोलिथ, इसको माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं, है ना, माइक्रोलिथ औजार बनाता था। जो कि 1 इंच से लेकर 5 इंच तक के होते थे माइक्रोलिथ, है ना। 1 इंच से लेकर 5 इंच तक होते थे। और इनकी जो टाइप थी, जो शेप थी, वो किस तरह की? त्रिभुजाकार, ज्यामितीय होती थी जी, में ज्यामितीय। इसी काल में मध्य पाषाण काल में, इसी काल में किसका क्या आया इसमें? तीर और धनुष। ये क्वेश्चन भी आया था, इसी काल में तीर व धनुष का प्रयोग हुआ, का प्रयोग शुरू हुआ। ये ठीक है, ये हस्तकुल्हाड़ है, ये किसके है? पूरा पाषाण काल के है ये। हैंडेक्स जो मिला है, कहां से मिला है? हैंडेक्स, हैंडेक्स मिला है पलवरम से। ये जो पालिशदार हैं, ये पालिशदार जो हैं, ये नवपाषाण काल के हैं, तो हमारा उत्तर सी हुआ। ठीक है। निम्न में से कौन सा नवपाषाण काल को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा नवपाषाण काल को दर्शाता है? केंद्र दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा नवपाषाण काल का केंद्र है। तो कुणाल, लोथल, दैमाबाद और चिरांद। तो ये जो चिरांद है, ये नवपाषाण काल का केंद्र है। चिरांद सारण बिहार में है। यहां से हड्डी के औजार मिले हैं, है ना। यहां से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण मिले हैं। और जो हड्डी के उपकरण है उनमें हिरण की हड्डियां हैं, है ना, हिरण की हड्डियां हैं उसमें। तो इसके अलावा जो नवपाषाण काल के दूसरे केंद्र हैं उनमें मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़, जहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, है ना। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ के अलावा बृजहोम है और गुफर कला है ना। ये दोनों किसमें है? जम्मू एंड कश्मीर में है ये। इसके अलावा अगर हम देखें और केंद्रों में, हमारे पास कोल्डी हवा है, चावल के साक्ष्य मिले हैं प्राचीनतम, चावल के साक्ष्य। इसके अलावा पिकली हल है, उतनूर है, सगन कल्लू है, ठीक है, पिकली हल, सगन कल्लू, उतनूर, ये सारे साउथ में हैं, साउथ इंडिया में है ये। यहां से क्या मिला है? यहां से राख के ढेर मिले हैं, राख, है ना, राख के ढेर मिले हैं। यहां से क्या मिला है? राख के ढेर मिले हैं।
ठीक है, तो ये मेन केंद्र हैं नवपाषाण काल के। ये जो कुणाल, लोथल और दैमाबाद, ये सारे किसके हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। किसके हैं ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। कुणाल से हरियाणा में है ये, हरियाणा। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं इससे, कुणाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ठीक है, और लोथल ये गुजरात में है। यहां से डॉकयार्ड, है ना, यहाँ से क्या मिलता है? डॉकयार्ड मिलता है। और यहाँ से जो अन्नागार मिलता है, लकड़ी का है वो। ये बंदरगाह नगर था। और इसके साथ साथ यहाँ से जो मनके बनाने का कारखाना, है ना, मनके बनाने का कारखाना, मम्मी, मिस्र वाली मम्मी मिलती है, युगम समाधि, यहां से युगम समाधि मिलती है। ठीक है, ये चावल के साक्ष्य, चावल, बाजरा, ये यहां से मिलते हैं। इसके बाद दहमाबाद महाराष्ट्र में है ना, दक्षिणतम केंद्र है ये, दक्षिण का, है ना, केंद्र इंडस वैली का। यहां से चांदी का रथ मिला है। ठीक है, ये दहमाबाद दक्षिणतम केंद्र है ये, है ना, क्योंकि दक्षिण में अगर हम ऐसे देखेंगे, दक्षिण कौन सा होता है? यहाँ पर मांडा है, नॉर्थ दहमाबाद। ठीक है, यहाँ पर जो है आलमगीरपुर है यूपी में, यूपी पूर्वी, और सुतकागेंडोर वो क्या में है? मेहरगढ़, ये पश्चिमी। तो ये इनका लोकेशन है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल से। तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र जो औजारों के प्रयोग के कारण हुआ। ठीक है, बिल्कुल, ताम्र औजार दे, तांबे का जो प्रयोग है, तांबे का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया। मानव ने पहली धातु के रूप में किया, ये भी कह सकते हैं, पहली धातु के रूप, है ना, पहली धातु के रूप में इसका प्रयोग किया। मानव ने पहली धातु के रूप में किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग पहली धातु के रूप में किया था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो पहली धातु के रूप में किसका प्रयोग किया है, तो पहली धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखें। और तांबे और टीन को मिलाकर, तांबे प्लस टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता, कांस्य काल में रखा जाता है, कांस्य काल में, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। और जो तांबा है वो कहां से आता था? तांबा आता था खेतड़ी राजस्थान से। कहां से आता था? खेतड़ी राजस्थान से तांबा आता था। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान से तांबा मंगवाया जाता था। तो इसमें इनके क्या, इनके औजार से क्या हुआ? औजारों से क्या हुआ? औजारों का प्रयोग करके क्या किया इन्होंने? हड़प्पा सभ्यता का विकास, क्योंकि
औजारों के माध्यम से कृषि कार्य हुए, कृषि कार्य सुगम हुआ, है ना। और हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय, हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो कृषि था। यहां पे आप इस बात को ध्यान में दें। उसके साथ साथ क्या हुआ, इसने लोगों के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग का, बिल्कुल जो प्राकृतिक संसाधन उस समय उपलब्ध थे उनका इन लोगों ने खूब दोहन किया, जिससे क्या हुआ, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और बाद में वो डिक्लाइन का कारण भी बना। ये भी सही है और ये भी सही है ना। बाद में डिक्लाइन का कारण जो है एनवायरमेंटल चेंज बिगड़ा, जो ये इसका मतलब ये दोनों सही हैं। ठीक है, अगला देखिए, नीचे दो कथन और कारण हैं। ऋग्वेदिक काल में समाज पशुपालक था, बिल्कुल बात पालक था ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में क्या हुआ था, देखिए कृषि से बैक किया था, क्योंकि जो ऋग्वेदिक काल आया, जिसका समय है ऋग्वेदिक काल का 1500 से 1000 था। ऋग्वेदिक काल में 1500 से 1000, जिसमें सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, सप्त सैंधव क्षेत्र, है ना, सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। और इसमें मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय क्या? पशुपालन। लेकिन अगर आपसे ये आ जाए उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में था कृषि। उत्तर वैदिक काल में क्या आया था? मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में कृषि था। आजीविका की पद्धति का मुख्य आधार, आजीविका की जो पद्धति थी, जो आजीविका जिसके ऊपर डिपेंड करती थी, वो क्या था? आजीविका की पद्धति का मुख्य आधार पशुपालन था। ये नोमैडिक लाइफ जीते थे और ये इधर से उधर अपने पशुओं को लेकर घूमते रहते थे, तो आजीविका का आधार भी वही था। तो ये ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, डी हमारा आंसर है। फिर से दो कथन और कारण दिए गए हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्याप्त असंतोष का परिणाम था। बिल्कुल था, क्योंकि जो छठी शताब्दी तक आते आते उत्तर वैदिक काल के दौरान, उत्तर वैदिक काल के दौरान, उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या हुआ, इतने तरह के अंधविश्वास आ गए थे, अंधविश्वास, जाति प्रथा, है ना, और कई तरह का, मतलब ये समाज पूरी तरह जो सोसाइटी थी वो ब्राह्मणवाद के चक्कर में आ चुकी थी, है ना, जिसमें निम्न जो तबका था उसका जीवन बहुत वो हो गया था। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जो एक वर्ग था, जिसमें खासकर अक्षत्रिय वर्ग था और एक वैश्य वर्ग था, इनकी दोनों की स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, स्थिति में सुधार हुआ। अब इन लोगों ने क्या किया, अब इन्होंने ब्राह्मण जो वाद सिस्टम था उसको इन्होंने दरकिनार करना शुरू कर दिया, उससे मुकाबला करना शुरू कर दिया। इसलिए जैन और बौद्ध है वो दोनों अक्षत्रिय, जो इनके संस्थापक कौन रहे हैं? अक्षत्रिय, है ना, अक्षत्रिय रहे हैं। अक्षत्रिय कुल के थे जैन और बौद्ध के संस्थापक जो हैं, अक्षत्रिय कुल से थे, इसलिए इनको अक्षत्रिय धर्म भी कहा जाता है ना। क्योंकि जो ये लोग हैं अक्षत्रिय और वैश्य, इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि एक रक्षा करने वाला है और एक पे करने वाला है, लेकिन ये ब्राह्मण है, ये कुछ नहीं करने वाले थे, तो इसलिए इनके विरुद्ध था, तो ये अपनी रेस्पेक्ट चाहते हैं। अब अगर आप देखेंगे, मान लिया अगर आप कहीं जाएंगे, मान लिया फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में जो जैसे राजपूत हैं, राजपूतों की मूछ ऐसे की ऐसी खड़ी है ना, चाहे कोई कितना गरीब से गरीब राजपूत है, वो अपनी मूछें ऐसे रखता है, लेकिन उनको उसमें अपनी
लेकिन जो एक सोसाइटी है, लोअर तबका है, उसका अब जिन लोगों का इकोनॉमी कंडीशन सुधर गया है, तो अब वो उसका पैरेलल अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं सोसाइटी में। तो ये भी उस समय भी यही हुआ, जो लोग क्षेत्रीय थे और वैश्य थे, उनका जो डेवलपमेंट हुआ था, उस डेवलपमेंट को भुनाना चाहते थे। इसलिए ये दो धर्मों का उदय हुआ। समाज के ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन, समाज के तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक स्थान पाने को साहस दिया। बिल्कुल, ये दोनों क्या है, दोनों में क्या है, ए और आर दोनों बिल्कुल 100% के 100% सत्य हैं। इनकी तो बड़ी ये नहीं है कि व्याख्या वाला नहीं, तो व्याख्या भी है ये। नीचे फिर से दो वो दिए गए हैं। कुषाण काल बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का साक्षी है। बिल्कुल है, क्योंकि कुषाण काल में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना। क्या होता है, यूनानी और भारतीय संस्कृतियां कला मिलकर प्लस भारतीय तो क्या बनती है, गांधार मूर्तिकला। मूर्तिकला का विकास होता है मिक्स। उसके बाद स्वदेशी के रूप में मथुरा जो मूर्तिकला है उसका विकास होता है। मतलब ये नहीं, डेवलपमेंट है इसमें, सोसाइटी में डेवलपमेंट है ना, आर्थिक क्षेत्र में डेवलपमेंट है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें। क्योंकि जो सिल्क रूट है उनके ऊपर इसका अधिकार है, सिल्क रूट के ऊपर है ना, सिल्क रूट जो व्यापार का प्रमुख रास्ता है। कुषाण शासकों ने समय अपनाकर इसकी वकालत की। कुषाण शासकों में जो सोसाइटी में मिक्सिंग था उसको अपनाया, उसको तवज्जो दिया। कुषाण शासकों ने क्या किया, कुषाण शासकों ने जो सोसाइटी थी इसे उसको अपना लिया है ना, सोसाइटी को अपने से दूर नहीं किया, तो कुषाण शासकों ने इसे अपनाकर उसकी वकालत किया। तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं। ये सारे दोनों सही वाले हैं, बहुत आसान आसान लग रहे हैं मुझे तो। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाना, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। महापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, उत्तरी काल, उत्तरकाली पॉलिस्टार मृतभांड, एंड जो ये है नॉर्थ NBPW काले और लाल मृतभांड। तो रेड एंड ब्लैक तो है सबसे प्राचीन, रेड एंड ब्लैक है वो क्या है, सबसे प्राचीन है। ये कह सकते हैं 2500 से 2400 BC के आसपास के हैं ये रेड एंड ब्लैक जो हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के उसमें है ना, ये सबसे पहले। तो 1 नंबर तो इनका आ गया। उसके बाद ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो आता है उसकी 2000 BC से ही स्टार्ट हो जाता है और लगभग 700 BC तक रहता है ना, दूसरा नंबर। तो 2 नंबर ये हो गया। उसके बाद उत्तरकालिक पॉलिशदार मृतभांड जो है ये मान के चलें कि ये वैदिक एज का वो है, जो 1500 से शुरू हो जाती है। और इसमें ये मान के चलें ये महाजनपद तक रहता है, सबसे लंबा चलता है ये। और उसके बाद है महापाषाण, ये 1100 BC से है। हाँ, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। महापाषाण क्या था, साउथ इंडिया में था, ये दक्षिण भारत में। ये लोह काल के समय का है। इसमें क्या करता था, जो कब्रें होती थी उनके आसपास बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, कब्रों के आसपास बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, ठीक है। उनको महापाषाण कहते थे, बड़े बड़े पत्थर। महा मतलब बड़े और पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। तो ये ट्रेंड उस समय था। तो ये आयरन एज के आसपास का है, 1100 BC आयरन एज का ही काल है ये। तो इसमें हुआ 1 5 सबसे पहले है, सी में ही 5 सबसे पहले है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल, ये तो हमारा सी उत्तर हुआ। आराम से सोच सकते हो तुम ऐसे ही घुमा घुमा के।
इनको भी काल निम्नकूट को सही उत्तर में लगाना, क्रम में लगाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये इसमें सबसे पहले जैसे सबसे छोटा है वही जन, जन से आगे क्या बने जनपद, जनपद से आगे क्या बने महाजनपद, महाजनपद से आगे साम्राज्य। इसको काल में अगर हम लिखें तो ये थे 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है। ये है 1000 बीसी से 600 बीसी, और ये है 600 बीसी से 323 बीसी, और ये 323 बीसी जो ऑनवर्ड अशोक के साम्राज्य के साथ ही, मौर्य साम्राज्य के साथ, है ना। तो ये वैदिक काल था, ये उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये महाजनपद काल, और ये साम्राज्यवाद, साम्राज्य का काल, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, सबसे पहले 5 आए, 4 आएगा, 2, और उसके बाद 1 आएगा। बहुत आराम आराम से हमें लेने हैं, कोई जल्दी नहीं हमें। हाँ, निम्नलिखित को, निम्नकूट को सही बताना है, क्रम में लगाना है। तो इसको क्रम में लगाइए, मैं पुस्तक पानी पीता हूं। ऐसा है कि जब आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साथ साथ में अपनी मर्जी से पहले थोड़ा क्रम में लगा सकते हैं, है ना। चलो भी, हाँ, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। पाणिनि ने लिखी, पाणिनि जो है वो किसके था, ये नंद के दरबार में था, है ना, नंद के दरबार में था। तो सबसे प्राचीन ये हुआ। उसके बाद मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र है कालिदास के। कालिदास किसके समय में था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिख लेते हैं इसको, विक्रमादित्य कहते हैं ना इसको, यानी गुप्त काल। उसके बाद हरश्चरित बाणभट्ट ने लिखी है, वो किसके, हर्षवर्धन, ठीक है। हरश्चरित के अलावा बाणभट्ट ने और क्या लिखे, कादम्बरी भी लिखी इसने, ठीक है। तो ये हर्ष का काल हो गया। राजतरंगिणी कलहण की है, कश्मीर के इतिहास के ऊपर। कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है, 12वीं सदी में लिखी गई। तो ये 7वीं सदी थी, ये 4थी सदी है, और इसके बाद ये बीसी में है। तो सबसे पहले 3 है, उसके बाद 1 है, ये डी। निम्नलिखित को क्रम में लगाना है भाई। इसको ये इस तरह की चीजों के देखकर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शासक किस समय बनता है। तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, मौर्य वंश के आखिरी जो शासक थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक को हटाकर
गद्दी पर अधिकार किया था। कब किया था गद्दी पर अधिकार? 184 बीसी में। 184 बीसी में अधिकार किया, और इसका है ना, और इसके पतंजलि इसके पुरोहित थे, पतंजलि पुरोहित था ना, पतंजलि इसका पुरोहित था, है ना। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। पतंजलि इसका पुरोहित था, उसने महाभाष्य लिखा है। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का जो समय है 610 से 642, हर्ष को हराया। नहीं, चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य। हर्ष को हराया, इसका वर्णन कहां मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। इसमें मिलता है, ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है, जो रविकृति का है। इसका है रविकृति का है, जिसने अपनी तुलना कालिदास और भारवी से की है। कालिदास और भारवी से अपनी खुद की तुलना की है, ठीक है। तो ये 7वीं शताब्दी का हो गया, है ना। और शंकराचार्य, शंकराचार्य जो हैं, इनका जन्म 788 केरल में हुआ, कलादी में, ना। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, है ना, बद्रीनाथ में और द्वारका में। इन्होंने बद्रीनाथ में ज्योति मठ स्थापित किया, ज्योति मठ बद्रीनाथ में, और उसके बाद जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी गोवर्धन, और उसके बाद श्रृंगेरी मठ यहाँ तमिलनाडु में, श्रृंगेरी, तमिलनाडु में, रामेश्वरम में, और यहाँ पर द्वारका मठ गुजरात में ये। तो ये मठ इसने स्थापित किए। उसने अद्वैत वाद का दर्शन दिया, है ना। ये भी पूछ लेते हैं। तो ये 8वीं सदी का हो गया। उसके बाद चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई आप जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के समय का था। पृथ्वीराज चौहान का चारण था ये, ना। तो इसने क्या किया था? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। पृथ्वीराज रासो, जिसमें क्या दिया गया है? राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति। 4 कुल हैं इसके। एक है चालुक्य, चौहान, परमार व प्रतिहार। ये 4 वंशों की उत्पत्ति है, वो अग्निकुंड से हुई है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो हमारा ये 12वीं सदी का हो गया, है ना। ये 12वीं सदी का है, ये 8वीं सदी का है, 184 बीसी का है, ये 7वीं सदी का है। तो इसमें पहला हो गया 2, उसके बाद 1, ए बनेगा हमारा, है ना।
बहुत आराम आराम से पढ़ना आपको, समझ जाएंगे आप। इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, किसी भी लेसन में नहीं बचेगा। इस कोर्स को जो पूरा 2 बार देख लेगा तो कुछ नहीं रहने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। तो नियोग प्रथा क्या होता था? नियोग प्रथा जो थी वो ऋग्वैदिक जो काल था, वैदिक जो काल था, उसमें प्रचलित थी। नियोग प्रथा में क्या होता था कि मान लिया किसी का पति मर गया तो उसको पुत्र नहीं है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो अपने देवर से कोई महिला पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर से शादी करती थी, अपने देवर से विवाह। अपने देवर से विवाह कर लेती थी, है ना, अपने देवर से विवाह करती थी। ये था नियोग प्रथा, जो कि ऋग्वैदिक काल में था, वैदिक काल में था। आहत सिक्के, है ना, तो सबसे प्राचीनतम सिक्के सबसे प्राचीनतम सिक्के तो ये जो चांदी के मुख्य रूप से बने होते थे, चांदी और तांबे के। चांदी मुख्य रूप से था इनमें, इनको ठप्पा मारा जाता था। ये प्रारंभिक जो इतिहास काल है, यानी 6th सेंचुरी जो बीसी का है, उस समय के हैं, ठीक है, 6 बीसी के, महाजनपद काल के। उसके बाद नालंदा, नालंदा बिहार में है ना। नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। वर्मन जो शासक रहे हैं वो कामरूप असम के रहे हैं। तो हमारा 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, ये हाँ, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सम्मिलित करना है। हाँ, द्वितीय नगरीकरण। देखिए भारत में जो मुख्य से 3 नगरीकरण हुए हैं। पहला होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड होता है वो, सेकंड कौन सा है? सेकंड होता है वो, उसको लोह काल भी कहते हैं ना, लोह काल, यानी जब महाजनपद काल आता है जब। सेकंड ये था। थर्ड था दिल्ली सल्तनत। थर्ड था दिल्ली सल्तनत। तो द्वितीय नगरीकरण लोहकाल। खारेवाल, खारेवाल का जो शासक था वो उड़ीसा का था, है ना। हाथी गुफा विलेख जो है वो खारेवाल का है, हाथी गुफा विलेख। ठीक है। और उसके गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवां काल का था। इसको वैदिक जो क्या कह सकते हैं, वैदिक कल्चर का, वैदिक संस्कृति का रक्षक, है ना। ब्राह्मण कहता था अपने आप को, ब्राह्मण, है ना। विक्रमादेव चरित की रचना किसने की थी? विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हण ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हण के द्वारा की गई थी। तो 1 का 4 और 2 का 3, तो हमारा ये हुआ। आराम आराम से सीख के बस इसको समझते जाए, इससे आपको पता लग जाएगा कि हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। सुमेलित वाले बहुत आते हैं क्योंकि इसमें सभी को सारा पता होना चाहिए कि कौन सा कहां से लिया गया है। तो इसमें पहला है नागर शैली। नागर शैली क्या है? व्हाट इज द नागर शैली? 3 शैलियां हुई हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। तीनों ही मंदिर स्थापत्य की लगी शैली है, मंदिर स्थापत्य की। किसकी है ये?
मंदिर स्थापत्य की शैलियां हैं ये। नागर है, ये नॉर्थ इंडिया में था, है ना। द्रविड़ है, ये कहां पर था द्रविड़? द्रविड़ है ये साउथ इंडिया में। और वेसर शैली है जो, ये वेसर शैली कहां पर थी? वेसर मध्य भारत में, दोनों का मिक्स है ये, मध्य भारत में। ये दोनों शैलियों का मिश्रण। दोनों शैलियों का ये मिश्रण था, ठीक है। तो इसको आप लेके चलो। अब क्या हुआ, तो हमारा पहले नागर शैली है, इसका मतलब तो ये मिल गया नागर शैली, ये उत्तरी भारत। उसके बाद श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला का नाम आप सुनते ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद आ जाएंगे, कर्नाटक। श्रवण बेलगोला में उन्होंने क्या किया था, वो भद्रबाहु के साथ चले गए थे, है ना, भद्रबाहु के साथ गए थे। और वहां पर जाकर क्या किया था, संथारा और या सलेखना कह लेते हैं, सलेखना विधि से यानी भूख से जीवन त्यागा, जीवन का अंत किया, है ना, जीवन का अंत किया। उसके बाद तंत्रयान जो है ये बौद्ध धर्म का एक वो है, एक ग्रुप बन गया था ये। उसके बाद जिसमें जादू टोना ये आ गया था। महेंद्र वर्मन शैली जो है ये पल्लव वंश की है, महेंद्र वर्मन शैली, जिसमें रथ मंदिरों का निर्माण। और दक्षिण में द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लव काल में हुई, पल्लव काल। ये भी चीज आपने नोट कर लेनी है, ये पल्लव काल में उसकी शुरुआत हुई। तो हमारा क्या हो गया, 1 का 3, 2 का 4। आगे बढ़ रहे हैं हम बहुत जल्दी, और ऐसे ही हम पूरे सिलेबस को इतने अच्छे से ही करेंगे। तो ये इंडस वैली के केंद्र हैं, और ये बताना कि किसने उसकी खोज की है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के केंद्र और उनकी खोज किस किस के द्वारा की गई है, ठीक है। इंडस वैली के केंद्र है और उनकी खोज। कालीबंगा है, जो कालीबंगा गुजरात में है। ऊंट की हड्डी मिली थी यहां से, ऊंट की हड्डी 2-3 ही बताऊंगा, ज्यादा में तो फिर ज्यादा हो जाएंगे। ऊंट की हड्डी और जुता हुआ खेत, और जुता हुआ खेत के पे बजाय और आगे क्या हुआ, यहां से क्या मिला, 2 फसल एक साथ। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के एविडेंस, और इसके अलावा शल्य चिकित्सा के एविडेंस यहाँ से मिले। जुता हुआ खेत और कच्चे ईंटों का मकान। कच्चे ईंटों का मकान, और साथ ही साथ यहाँ से पक्का फर्श, पक्का फर्श भी यहाँ से मिला, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में, मैंने बताया पहले ही, वो गुजरात लिख दिया, राजस्थान में है ये, है ना, राजस्थान में है। तो कालीबंगा की जो खोज है वो बीबी लाल ने की थी, है ना, बीबी लाल। कब की थी,
1960 से 1968। इनके साथ बी के थापर भी थे। उसके बाद मिथ्याथल, ये हरियाणा में है। इसकी जो खोज की थी वो हमारे सूरजभान जी ने की थी, सूरजभान, 1968। अतिरंजी खेड़ा, अतिरंजी खेड़ा है जो, ये किससे जुड़ा है? ताम्र पसाणी से है ये। ठीक है, इसी यहां से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये किसने खोजा? ये R.C. गॉड ने, R.C. गॉड ने इसकी खोज की। उसके बाद है जखेड़ा, जखेड़ा आल्सो ताम्र एज, और इसको किसने खोजा? M.D.N. शाही ने, M.D.N. शाही ने इसकी खोज की, M.D.N. शाही ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसमें तो हमारा क्या हो गया? एक का लास्ट, तो हमारा बी हो गया। ठीक है, तो हम मध्य पाषाण काल, सॉरी, मिडिवल पीरियड से अगला पेपर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, और आई होप आपको ये क्लास बेनिफिट देगी, और ऐसे ही क्लासें चलती रहेंगी, आप टेंशन मत लो। इतना करवा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे सबको। सिलेबस की इसके हिसाब से आपका सिलेबस, मैं ये मानता हूँ आप 50% जो युद्ध है वो जीत लेंगे, और बाकी युद्ध भी आप अच्छे से लड़ेंगे, आई होप सो। तो आप लगे रहें, जुड़े रहें एकदम, है ना, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बढ़ते रहें। तो धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत। तो ये हमारा जून 2010 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट में हम बातचीत कर चुके हैं, तो इसमें भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंगली बात करेंगे, और पूरे सेशन को जब आप देख रहे हैं तो उसमें साथ साथ में अपना लिखते भी रहें। तो पहला हमारा जैसे इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जिसको हम जानते हैं, पूर्ण विजय की महत्वाकांक्षा को अपना लिया था, कि उसने, जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी पूरे विश्व को जीतना चाहता था। देखिए, एक तो इन लोगों का जो पूरा विश्व का जो ये काम था ना, कॉन्सेप्ट था, वो इतना बड़ा नहीं होता था, है ना। जैसे इनको पता नहीं था कि विश्व कितना बड़ा है। जैसे पूर्ण विश्व की जो ये मनोकामना, थोड़ा 2-4 घोड़े इनके पास फालतू हो जाते थे, थोड़ी शक्ति अर्जित कर लेते थे, तो इनको लगता था कि पूरे विश्व को ही जीत सकते हैं, हमारे मुकाबले का यहाँ कोई है नहीं। तो ऐसा ही कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को भी लगा था। इस बात का वर्णन किसने किया है? इस बात का जो वर्णन किया है वो ताजुल मासीर में मिलता है। ताजुल मासीर जो है दिल्ली सल्तनत का, जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी संकलन है, प्रथम सरकारी संकलन, है ना। ये किसने संकलित किया था? ये संकलित किया था हसन निजामी ने, ये हसन निजामी ने किया था, है ना। हसन निजामी किसके दरबार में थे? हसन निजामी किसके संरक्षण में रहे थे? वो कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रहे थे, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में 2 लोग रहते हैं, हसन निजामी और फकरे मुदबिर। फकरे मुदबिर, ना। फकरे मुदबिर और हसन निजामी 2 कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे, ये दोनों ही। ठीक है, तो उसके बाद जो एक और क्वेश्चन मैं आपको एडिशनल बताता हूं। जो हसन निजामी है, ये वही व्यक्ति है जब 1208 में ऐबक को
दास्तां से मुक्ति मिली, है ना, दास्तां से मुक्ति। तो उनका मुक्ति पत्र कौन लेकर आया था? उनका मुक्ति पत्र हसन निजामी लेकर आया। मुक्ति पत्र कौन लेके आया? हसन निजामी। ये भी आपको एडिशनल पता लग गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तबकाते नासिरी किसकी है? मिनहाज की है ना। मिनहाज ने इसमें काफी वर्णन किया है, तुर्कान चहलगानी का वर्णन किया है। तुर्कान चहलगानी के कितने 25 मेंबर का वर्णन किया है ना। और ये किताब उसने नासिरुद्दीन मोहम्मद को डेडिकेट की है, समर्पित की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई जो क्या कहते हैं, पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने क्या कहा है? अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है कि चार वंश हैं ये, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार व परमार। चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। इस साइड लिख देता हूं मैं। चालुक्य, चौहान, प्रतिहार व परमार, है ना। तो ये दो पैपे हैं, दो चैपे हैं, इनको याद ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किन दिल्ली सुल्तानों ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करवाया? विस्तार किसने करवाया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। ये तुर्कों के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है, तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद। तुर्कों के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है भारत में। तो इसका जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसका निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। दिल्ली में है ये, ठीक है। किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका विस्तार इल्तुतमिश ने इसके प्रांगण को डबल करवा दिया। इसका जो प्रांगण था पहले इतना था, तो इसको डबल करवाया, पूरा इसको डबल कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो इसका योगदान हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका मकसूरा बनवाया। क्या बनवाया? इसका मकसूरा बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका मकसूरा बनवाया और कुरान की आयतें दीवारों पर लिखवाई। ठीक है, ये दो लोगों का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो 1 और 3 का कंट्रीब्यूशन हो गया। किसका हो गया? 1 और 3 का। तो बी हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने इस नीति का समर्थन किया कि खर्राज को वसूलने में मध्य मार्गी नीति को अपनाई? देखिए, ये समर्थन किसने किया था? ये किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक ने एक बात को निर्धारित किया। गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? गियासुद्दीन तुगलक आया था, अलाउद्दीन खिलजी
की पॉलिसीज के बाद आया था। उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के जो कर व्यवस्था थी उसमें बदलाव किया, क्या बदलाव किया। अलाउद्दीन खिलजी 1/3 लेता था, सॉरी 1/2 लेता था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या कर दिया 1/3 कर दिया, है ना। एक तो ये इसने बदलाव किया। दूसरा इसने क्या कहा कि जो निर्धारण है, निर्धारित जब हम कर रहे हैं, करते समय हमें नरम रहना चाहिए, नरम, कम निर्धारण करना चाहिए हमें, नरम, है ना। पर वसूलते समय मतलब जो कम निर्धारित किया गया तो दे सभी, वसूलते समय हमें कठोर होना चाहिए, क्योंकि कम लागू किया है तो उसको देना ही पड़ेगा कठोर। इसको मध्यमार्गी या इस नीति को क्या कहा गया है, रस्मे मियान। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि रस्मे मियान की जो पॉलिसी थी वो किसकी थी। रस्मे मियान की जो पॉलिसी है वो किसकी थी, वो गयासुद्दीन तुगलक की थी। गयासुद्दीन तुगलक राज्य की ओर से सिंचाई को साधन, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने वाला पहला सुल्तान था, सिंचाई का प्रबंध करने वाला पहला सुल्तान, है ना। राज्य की ओर से सिंचाई, इसने नहरें बनवाई सबसे पहले, ठीक है। चलिए और अगर हम बात करें सबसे अधिक जो नहरें बनवाई वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। इसने कर भी लगाया, सबसे अधिक नहरें बनवाई, है ना। इसके बदले में क्या लगाया, इसने कर लगाया, हक ए सर्व, ये 10% लगता था, है ना। इसलिए सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या सही नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या सही नहीं है, इसमें ये छांटना है कि कौन सा गलत है। उसने शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ मित्रता की, ना 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 ना, सबसे पहला ही गलत है, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ उसका झगड़ा था। और उसने क्या कहा था, सुल्तान ने क्या किया था, औलिया से 5 लाख टके वापिस मांग लिए थे ना, है ना, वापिस मांगे, जो खुसरो खान ने इसको दिए थे, खुसरो खान ने इसे दिए थे ना, वापिस मांग लिया, वही दे, खुसरो खान ने जो इनको दे दिए थे, वैसे डोनेट कर दिए थे, तो ये वापिस इसने मांग लिए। दूसरा, जब ये मन नहीं माना तो इसने कहा कि भाई हम तो फकीर आदमी हैं, हमने तो बांट बूट दिया, सब खा पी गए हम तो क्या किया इसने, बंगाल अभियान पर था सुल्तान ने बंगाल अभियान से ऑर्डर जारी किया, से फरमान जारी कर दिया कि जब तक दिल्ली आऊं तो दिल्ली छोड़ देना। औलिया को बोल दिया कि जब तक दिल्ली आऊं दिल्ली छोड़ देना। तो औलिया ने क्या किया, फिर औलिया ने एक वाक्य कहा इनके लिए, हनुज दिल्ली दुरस्त, ये लाइन इनके लिए बोल दी, हनुज दिल्ली दुरस्त। अब हनुज दिल्ली दुरस्त में क्या हुआ, हनुज दिल्ली दुरस्त इसी समय जब क्या हुआ, जब वो वापिस आया गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर में, ये दिल्ली से बाहर है अफगानपुर में लकड़ी के महल में दब जाता है,
है ना, वहां पर स्वागत गेट बनाया गया था लकड़ी के महल में, दब गया और मृत्यु हो गई। तो भाई ये कई कहते हैं कि इसका ये इबन बतूता ने इबन बतूता तो ये कहता है कि ये जोना खां का षड्यंत्र था, जोना खां का षड्यंत्र। इबन बतूता क्या कहता है? इबन बतूता क्या कहता है? जोना खां का षड्यंत्र। ना कि ये जोना खां का षड्यंत्र था और कुछ नहीं था, ये इबन बतूता ने कहा है। और ठीक है, ये बात इसके ऊपर पूरी आप देख लेना। जोना खां कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है, एमबीडी। तो उसने उसको और बाकी आगे पढ़ते हैं, यही मतलब ये तो गलत है। उसने खूत और मुकदमों को कुछ रियायतें दी, बिल्कुल दी। किस्मत खोती का वापिस अधिकार दे दिया, ये सही है। किस्मत खोती का अधिकार वापिस किया। उसने अपने पुत्र उलंग खां को, उलंग खां भी जोना खां के लिए ही प्रयोग हुआ है, जोना खां को प्रताप रुद्रदेव से बकाया, वारंगल का शासक था ये प्रताप रुद्रदेव। वारंगल को सबसे पहले सल्तनत में मिलाया जाता है। दक्षिण का पहला स्टेट बनता है वारंगल के ऊपर, कैप्चर किया इन्होंने वारंगल को। उसने हाके सरब नामक कर लगाया ना, हाके सरब मैंने बताया था ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो 1 और 4 गलत है। तो बी ही हमारा इसका भी उत्तर बनेगा। चलिए अगला चढ़ते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं एक चीज को डिटेल करके इसका। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति हुई, शहरी क्रांति है ना, ये थर्ड अर्बन रिवॉल्यूशन थी, तीसरी शहरी क्रांति इसको कह सकते हैं। तो ये बात कंसेप्ट किसने उठाया है? सीधी बात है, ये जो कंसेप्ट उठाया था ये मोहम्मद हबीब ने उठाया था। मोहम्मद हबीब कहता है कि जैसे तुर्क आए, है ना, तुर्क आए, वो शहरों में रहे, मतलब एक ऐसी जगह शहरों में रहे, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक बड़ा वर्ग, जो कारीगर वर्ग था, बड़ा वर्ग, जिसमें जो कारीगर वर्ग था वो शहरों में आया, क्योंकि इससे पहले क्या था, भारतीय जो हिंदू शहर थे, मतलब निम्न यहां पर रहते थे, अपर यहां पर रहते थे, क्योंकि हम अगर देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही था। तो लेकिन तुर्कों के बाद ऐसा कुछ नहीं था, तुर्कों के अंदर सब चलता था कि उनको भी खुली जगह दी गई। तो ये शहरों में आए, तो इससे क्या हुआ, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल हुआ एक जगह पे, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल मतलब लोग एक जगह इकट्ठे हुए। तो इससे क्या हुआ, एक तो ये जो तुर्क थे बाहर से आए थे, तो शहरों में रुकते हैं। अगर हम यहाँ से जाएंगे, मान लिया हम इंग्लैंड जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे हम किसी शहर में ही रुकेंगे, किसी गांव में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका मेन सेंटर ये पॉलिटिकल रूप से आए थे, तो पॉलिटिकल रूप से इन्होंने राजधानी में कब्जा किया था। तो इसलिए मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल हुआ, लोग उनकी सेवाओं को, उनकी जरूरतें, उनकी कपड़ा पहनने की जरूरतें थी, उनके कपड़े बनाने थे, हथियारों की जरूरतें थी, उनके घर के रख रखाव, नौकर चाकरों की जरूरत थी, तो उनके लिए लोग वहां पर गए। और इससे क्या हुआ, शहरों का एक, या तो जो छोटे शहर थे बड़े हो गए, छोटे शहर थे वो बड़े हो गए, और या नए शहरों का उदय हुआ, नए शहरों का उदय हुआ। ये मोहम्मद हबीब ने बात कही है, ठीक है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहेंगे। उत्तर भारतीय सूफियों के दक्कन में 14वीं और 15वीं शताब्दी में आगमन से उस क्षेत्र के राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में गहन परिवर्तन आया। बिल्कुल आया, क्योंकि एक नई तरह की विचारधारा का समावेश इस समय कहां पर हुआ, इसमें हुआ, दक्षिण में हुआ। क्योंकि जब जोना खां के, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने
MBT ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाया। अब वो सूफी संतों को भी ले गया, है ना, हर तरह के वर्ग को वहां पर लेके गया, तो हर तरह का वर्ग उसके साथ गया, इनमें सूफी भी थे, है ना, उनमें सूफी भी शामिल थे, सूफी भी शामिल थे, है ना, जिसने वहां पर जाकर अपना इस्लाम को नए तरीके से रखा। और इनमें बाहुद्दीन गरीब, कौन सा था इनमें जो सूफी संत था, वो बाहुद्दीन गरीब इसमें जाता है। ना, बाहुद्दीन जो गरीब है वो इस समय कहां पर गया, इस समय वो दक्षिण गया, दक्षिण भारत। बाहुद्दीन जो गरीब है वो दक्षिण भारत गया, चिश्ती संत था। ये बात बिल्कुल सही है। वे लोग दक्कन पठार में खिलजी और प्रारंभिक तुगलक आक्रमणों को उचित ठहराने के लिए गए थे, ऐसा नहीं है, वो ऐसा काम करने के लिए नहीं गए थे। तो ए सही है और आर है जो गलत है। निम्न में से कौन सा क्रमबद्ध, इनको क्रमबद्ध करना है, ये विजयनगर की डायनेस्टीज हैं, इनको क्रमबद्ध बताना है, क्रमबद्ध तरीके से लगाना है, तो कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, संगम है 1336 से 1486। 1336 ये सबसे लंबे समय तक शासन करती है ये डायनेस्टी। 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 1485 से 1505, है ना, ये सुल्लव दूसरी डायनेस्टी थी, सबसे कम समय तक शासन करती है। तुल्लव जिसमें कृष्णदेवराय था, ये 1505 से लेकर और 1565 तक, तालीकोट तक। और इस समय इस तुल्लवंश में कृष्णदेवराय था, कृष्णदेवराय, है ना, विजयनगर का सबसे महान शासक। किस वंश का था ये, तुल्लव वंश का सबसे महान शासक। सबसे महान शासक था ये विजयनगर का। तो उसके बाद है अरविंदु। 1565 में क्या होता है, तालीकोट का युद्ध हो जाता है, उसके बाद ये बिखर जाता है एकदम। अरविंदु वंश आखिरी वंश था, ये मान के लग 1565 से 1650 तक ये लास्ट वंश था। तो ये हमारा बी इसका आंसर हुआ। संगम डायनेस्टी का देवराय द्वितीय सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक। ये भी नोट कर लेना। चलिए अगला देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अधिकार किया। पुर्तगालियों ने, बहुत आसान क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर से छीना इन्होंने। किसने छीना था, अलबुरक ने, अलबुरक ने छीना था, है ना, कृष्णदेवराय के सहयोग से। कृष्णदेवराय के सहयोग से छीना था। और एक और बता दें, 1530 में इनका एक कैपिटल बनाइए, मान के चलो 1530 में प्रमुख केंद्र बना,
कैपिटल, है ना। नानुडी कुन्हा ने बनाया, नानुडी कुन्हा ने इसको बनाया प्रमुख केंद्र। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाना है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाना है कि कौन सी घटना किस समय की है, इसको कालक्रम में लगाना है। हाँ, तो सबसे पहले है रामानंद। रामानंद कौन है? साउथ दक्षिण भारत, जहां भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। जहां पर भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। क्योंकि अलवार और नयनार संतों ने की थी, अलवार व नयनार ना। अलवारों की संख्या 12 थी, नयनारों की संख्या 63 थी। ये अलवार है, ये विष्णु को मानते थे, और ये थे शिव को मानते थे, है ना। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो दक्षिण भारत से नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन को कौन लेके आया? भक्ति आंदोलन को कौन लेके आया? वो रामानंद लेके आया। नॉर्थ इंडिया में कौन लेके आया? वो रामानंद लेके आया, ठीक है। तो इसको सेतु कहा जाता है, बीच का सेतु, ठीक है। तो ये विष्णु भक्ति धारा के वो थे, विष्णु को पूजते थे। हिंदी में संदेश देने वाले पहले संत हैं। हिंदी में संदेश दिया, ये 15वीं सदी के हैं, 15वीं सदी। और इनकी एक लाइन बहुत मशहूर है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, है ना। जाति पाति में कोई विश्वास इनका नहीं था। इनके जो काफी शिष्य थे, कबीर जुलाहा था, रैदास चरमकार था, जैसे पीपा नाई था, और धन्ना जाट था। तो इस तरह हर वर्ग से इन्होंने अपने शिष्य बनाए। उसके बाद आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ का जो संकलन हुआ है वो 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा हुआ है, 1604 में, है ना। अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। जहांगीर ने क्या किया था? इसको मृत्युदंड दे दिया था 1606 में, खुसरो की मदद के कारण, खुसरो की मदद के कारण, करने के कारण। ठीक है। उसके बाद इबादत खाना बंद होना। इबादत खाना है, ये इबादत खाने की जो स्थापना है वो किसने की थी? इबादत खाने की जो स्थापना है वो कौन करता है? वो करता है, तो ये 17वीं सदी होगी हमारी। तो इबादत खाने की जो स्थापना है 1575 में हुई थी। इबादत खाने की स्थापना 1575 में होती है। इबादत खाने की स्थापना कब हुई? 1575 में। और इबादत खाना जो बंद है वो कब हुआ? इबादत खाने की स्थापना तो 1575 में हो गई, और 1582 में इबादत खाना बंद हो गया, 1582 में। ठीक है, 16वीं सदी हो गई। चिश्ती सिलसिले की दक्कन में स्थापना, चिश्ती सिलसिले की जो दक्कन में स्थापना है वो 14वीं सदी में हुई, है ना। जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय, MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही वो लोग वहां पर गए। तो हमारा चौथा सबसे पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, और उसके बाद हमारा 3 आएगा, और 2 आएगा सबसे लास्ट में। 1 हमारा सबसे पहले ये, आप ऐसे ही नोट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हाँ, अगला देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहेंगे। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष, अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष क्या किया? दहसाला व्यवस्था लागू की। दहसाला 24वां वर्ष यानी 1500
79-80 में ये लागू की गई देसाला सिस्टम, जिसमें 10 वर्ष की औसत के आधार पर राजस्व एकत्रित किया जाता था। देसाला जो मेनली कंसेप्ट कौन लेके आया था, ये टोडरमल का था ना। टोडरमल दीवान था इसका, है ना। एकमात्र दीवान जिसे राजपूतों के साथ संधि करने और उन्हें मनसब देने का अधिकार था। मनसब देने का अधिकार था। मनसब बांटने का अधिकार उनको दे रखा था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और मुगल साम्राज्य में प्रचलित अन्य समस्त भू निर्धारण पद्धतियों को अकबर ने समाप्त कर दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। उसने समाप्त कुछ नहीं किया था, उसने सुधार किया था, है ना। बाकी व्यवस्थाओं में सुधार किया। तो आर गलत है, ए सही है। ए सही है, आर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। मुगलों की मालवा विजय, मालवा ये अकबर का पहला अभियान था। मतलब अकबर के काल का पहला अभियान था ये किसको, इसकी जिम्मेवारी आदम खां को दी गई। आदम खां 1561 में आदम खां। और मालवा का जो शासक था कौन था, बाज बहादुर। है ना। और उसकी पत्नी थी रूपमती। दोनों बहुत अच्छे संगीतकार थे। और कहते हैं कि रूपमती ने एक बार तानसेन को हराया था। वो हराया। ठीक है। और बाज बहादुर ने अकबर को नगाड़ा बजाना सिखाया था। अकबर नगाड़ा बजाता था, नगाड़ा बजाना सिखाया। है ना। अकबर को नगाड़ा बजाना किसने सिखाया, वो बाज बहादुर ने सिखाया था। और बाज बहादुर क्या होता है कि ये भाग जाता बेचारा, यहाँ लड़ने की कहाँ इसके पास कैपेसिटी थी, तो गा बजा सकता था, तो ये भाग जाता है। और रूपमती जोहर कर लेती है, मतलब आत्महत्या कर लेती है। ये तो जोहर भी नहीं करती, आत्महत्या ही कहते हैं, उसमें आत्महत्या कर लेती है। और बाज बहादुर बाद में अधीनता स्वीकार कर लेता है ना। अधीनता स्वीकार कर लेता है और अकबर के दरबार में आ जाता है। 2000 का मनसब इसको दिया जाता है, 2000 का मनसबदार हो गया ये। ठीक है। और आदम खां ने इसको 1561 में हरा दिया। ठीक है। इन दोनों की जो रूपमती और बाज बहादुर की जो समाधि है वो कहां पर है, उज्जैन में है। उज्जैन में समाधि कहां पर है, ये भी क्वेश्चन आया था कि इन दोनों की समाधि कहां पर है। उज्जैन में इन दोनों की समाधियां हैं, बाज बहादुर और रूपमती की। इलाही संवत का आरंभ करना। इलाही जो संवत है ये 1583 में आरंभ किया है। इलाही संवत अकबर के द्वारा, जो कि सूर्य पे आधारित था। 1583 सूर्य आधारित था ये। उसके बाद कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय, कश्मीर का जो है मुगल साम्राज्य में विलय 1585। ये सही है, 3 का 3 है ये। किसने किया, इसमें भगवान दास, सेनापति थे भगवान दास और कासिम खां। कौन कौन थे, भगवान दास और कासिम खां। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा विजय 1592 में की गई और मानसिंह सेनापति थे। है ना। मानसिंह 7000 का मनसबदार था। अकबर के दरबार में 2 ही मनसबदार 7000 के थे, मानसिंह और अजीज कोका।
है ना, ये 2। और सबसे बड़ा जहांगीर, अकबर के काल में जो सबसे बड़ा मनसबदार था वो कौन था? जहांगीर का मनसब सबसे बड़ा था, जहांगीर। उसका मनसब लास्ट समय में 12,000 का था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ? 1 का 4 और 2 का 1। निम्नलिखित में से किन सचित्र पांडुलिपियों को अकबर के काल में तैयार किया गया? किन्हें तैयार किया गया था? ये तो 2 हैं, तूतीनामा को तैयार किया गया था और योग विशिष्ट को, है ना। इनको सचित्र पांडुलिपियों को तैयार किया गया चित्र के बाद उससे। तो हमारा 3 और 4 है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है हमारा, तो ये डी हमारा उसमें उत्तर बनेगा, है ना। सचित्र पांडुलिपियां तैयार की गई थी इनकी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में नील विनिर्माण का वर्णन किया है? भाई, नील विनिर्माण का वर्णन कौन करता है इनमें से? हाँ, किसने किया है? ये जो वर्णन किया है ये विलियम फिच ने किया है। ये फिच है, कब आया था? ये 1608 में आया था, 1608 में। उसके साथ हॉकिंस के साथ आया था ये। इसने क्या किया है? विलियम फिच ने क्या किया है? इसने जो सलीम अनारकली की जो दंत कथा है वो उसका वर्णन किया। सलीम अनारकली दंत कथा, है, क्योंकि और तो कुछ मिलता नहीं है एविडेंस, इसका ही वर्णन मिलता है। सलीम अनारकली की दंत कथा वर्णन विलियम फिंच ने किया है। इब्न बतूता आप जानते हैं 1333 में आया था, 1342 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का यात्री था। निकोलो कोंटी 1420 इटली का था ये, है ना। निकोलो कोंटी इटली का था ये, और 1420 में आया किसी देवराय प्रथम के काल में। देवराय प्रथम के काल में आया था ये, ठीक है। देवराय प्रथम के काल में आया, और निकोलो कोंटी के बीवी बच्चों को मार दिया गया था। वो अरब डाकुओं ने मार दिया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें, ये जो पीटर मूडी है ये सांझा के काल में आया ना, ये सांझा के काल में आता है। तो चलिए, तो हमारा इसमें जो उत्तर है वो विलियम फिच है। तो ये किताबें हैं, उनको बताना है कि किसकी कौन सी है। तो अहमद यादगार की जो किताब है वो है तारीख, ये 3 है, तारीख सलातीन ए अफगानिया। अहमद यादगार की किताब है अहमद यादगार तारीख सलातीन ए अफगानिया। उसके बाद है सुजान राय की किताब है खुलसात उल तवारीख, और ये जो लिखी गई औरंगजेब के काल में लिखी गई। ठीक है, खुलसात उल तवारीख। और ख्वाजा कामगार की है मासीर जहांगीरी। ख्वाजा कामगार की है मासीर जहांगीरी, जहांगीर के काल की है। और उसके बाद हमारी शाहनवाज खां की है मासीर उल उमरा शाहनवाज खां की। तो 1 का 3 हो गया, और उसके बाद 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, तो हमारा ये उत्तर हो गया, ठीक है।
तो अगला है साहू को मुगलों की कैद से किसने रिहा किया? साहू को मुगलों की कैद से किसने? शाहजादा आजम यानी बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम जो कि जिसने 1707 से 1712 तक शासन किया। इसको शाही बेखबर भी कहा जाता है। शाही बेखबर इसको किसने कहा था? शाही बेखबर इसको कफी खान ने कहा था, है ना। तो औरंगजेब ने साहू को कैद किया था। औरंगजेब ने साहू को कब कैद किया था? औरंगजेब ने साहू को कैद किया था 1689 में, है ना। तो फ्रेंड्स अगला एक और इस पे हम सेशन करेंगे और एक सेशन में और हम इसका मॉडर्न इंडिया को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम डिटेल में इसका डिस्कशन करते रहेंगे। तो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जून 2010 का जो हमारा पेपर है इसमें हम बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया पे, यानी हमारा ये थर्ड पार्ट होगा। क्या होगा? हमारा ये तीसरा पार्ट होगा। 2 पार्ट में हम बात कर चुके हैं। एंशिएंट की बात कर चुके हैं ना, एंशिएंट की बात कर चुके हैं एंड मेडिवल की बात कर चुके हैं। आज हम मॉडर्न की बात करेंगे, तो पूरा डिटेल में होगा ये भी। तो क्वेश्चन है, किस अधिनियम, ये पेपर है वो किसका है? जून 2010 का। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? जो कंपनी को एकाधिकार मिला था कि केवल कंपनी ही इंग्लैंड से भारत के साथ या एशिया के साथ व्यापार कर सकती है, तो वो अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? एकाधिकार मतलब मोनोपोली कब हटा दिया गया? तो वो था चार्टर्ड एक्ट 1813 के अनुसार। 1813 के अनुसार इसको मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। केवल मोनोपोली जो बच गई थी वो 2 चीजों पर बच गई थी, चाय व अफीम। चाय व अफीम किसके साथ? चाइना के साथ, है ना। ये मोनोपोली इनके पास बच गई थी। लेकिन जब 1813 के साथ एक तो ये किया गया, ये मोनोपोली खत्म किया गया, और दूसरा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए निश्चित किया गया था। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, है ना। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया, पर खर्च नहीं हुआ। उसके बाद एक अगला जो एक्ट आता है, हमारा आंसर हो गया ये। तो अगला एक्ट है 1813। 1813 के अनुसार जो ये चाय और अफीम का जो एकाधिकार बचा था ये भी समाप्त हो गया, यानी टोटली समाप्त हो गया। टोटली जो व्यापार पर एकाधिकार था, व्यापार का टोटली कार्य से फ्री कर दी गई कंपनी। तो किसके अनुसार हुआ? वो चार्टर्ड एक्ट 1813 के अनुसार। इसमें एक और क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल, है ना, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऐसा बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग है। 1828 से लेकर 1835 का समय रहा, और इसने 1828 में क्या किया? 1829 में सती प्रथा को बैन किया। ठीक है, सती प्रथा को इसने बैन किया था। अब दूसरी चीज में देखिए, ये हमें पता लग गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी जो समिति थी उसमें विधि सदस्य की नियुक्ति। ये विधि सदस्य कौन आया? पहला विधि सदस्य है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो था वो पहला विधि सदस्य था, और इसने
इंग्लिश को मीडियम बनाया, शिक्षा का इंग्लिश को माध्यम बनाया। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत हुई। है ना, मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत। ठीक है, ये चीज इस 1833 के एक्ट में हुई। 1773 का जानते हैं, पहला एक्ट है, ये फर्स्ट एक्ट है, पहला एक्ट जिसमें कंपनी पर लगाम, है ना, कंपनी पर संसद का नियंत्रण शुरू। है ना, संसद का नियंत्रण शुरू हो गया, है ना। इसके अनुसार 1773 में कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, और एलिजा हिम्पे इसके चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, फर्स्ट न्यायाधीश बने एलिजा हिम्पे। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकें। और 1858 का ये जानते ही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था कैनिंग के समय में। इसको कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया। इसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। है ना, कंपनी के शासन को अब समाप्त कर दिया गया और क्राउन को इसकी जिम्मेवारी दी गई। ये था। चलो, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों से संबंधित जो कानून हैं वो पारित होने का कालक्रम बताना है। स्त्रियों से संबंधित जो कानून पारित हुए हैं उनका कालक्रम क्या है। स्त्रियों से संबंधित जो कानून पास हुए हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये हुआ 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। उसके बाद है द नेटिव मैरिज एक्ट, इसको ब्रह्म एक्ट भी कहते हैं, ब्रह्म विवाह एक्ट। ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं इसको। ये हुआ 1872 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से। है ना, और इसमें लड़की की जो एज रखी गई 14 वर्ष रखी गई, 14 वर्ष रखी गई थी। लेकिन ये केशव चंद्र सेन क्या करता है, केशव चंद्र जो सेन है ये क्या करता है, अपनी बेटी की शादी 12 वर्ष की आयु में ही करता है। मतलब खुद ही अपने नियम का ही उल्लंघन कर लेता है ना। बंगाल में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया। बंगाल में जो सती प्रथा है 1829 में खत्म हुई। और मद्रास और बंबई अगर पूछा जाए तो इनमें 1830 में खत्म हुई। है ना, ये राजा राम मोहन राय था इसमें सहयोगी। ठीक है, राजा राम मोहन राय सहयोगी था और विलियम बेंटिंग। उसके बाद द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में मालाबारी। क्या, मालाबारी के सहयोग से, है ना। इसमें एज 12 कर दी गई। एज कितनी कर दी गई, 12 इसमें कर दी गई। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले क्या आया, बंगाल में सती प्रथा, 3 सबसे पहले है 3।
3 के बाद 1, ये आएगा उत्तर इसका। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित आयोग, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आयोग गठित किए गए उनके बारे में बताना है। ब्रिटिश सरकार ने जो आयोग गठित किए हैं, ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से आयोग गठित किए? ब्रिटिश सरकार ने देखिए मैकडोनल आयोग है, इनका कालक्रम बताना। मैकडोनल आयोग 1900 में किया, कर्जन के समय। लायल आयोग 1897 में है, एलिंगन के समय। कैंपबेल आयोग, कैंपबेल आयोग 1867-68, कैंपबेल आयोग था 1867-68। स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग था 1880, लिटन के समय। ठीक है, स्ट्रेची आयोग लिटन के समय। तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रेची आयोग के अनुसार 1880 में आया था, इसके अनुसार 1883 में अकाल संहिता बनी। फैमिन कोड बना, अकाल संहिता बनी। ठीक है, इसके अलावा एक आती है स्मिथ समिति, है ना। सबसे पहले स्मिथ समिति आती है और ये 1860-61 में आई थी। और एक लास्ट आता है वुडहेड, वुडहेड जो कमीशन था, आयोग। वुडहेड आयोग का गठन कब किया गया था? वो 1942-43 में। तो ये इसका सारा काल का आपके पास ये हो गया। तो इसमें हमारा 1800, इसमें 3 पहले है, 3 के बाद हमारा ये 4 है, फिर 1 है ना, फिर 3 और उसके बाद 3 के बाद 2, और इसमें ये आना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर ये आ गया, फिर इसको आना चाहिए 2 को। इसका ये क्या बन गया, इसमें उत्तर जो हम बनाएंगे, इसमें लास्ट में आया, पहले आया स्ट्रेची, यानी ये स्ट्रेची के बाद 1800, ना ये नहीं आया, सॉरी, ये 1867 आया, कैंपबेल, है ना। कैंपबेल आया, कैंपबेल आया 1867-68। हाँ, तो इसमें सबसे पहले कैंपबेल 3 आ गया, 3 के बाद ये आ गया 4, 4 के बाद ये 2, और उसके बाद 1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो इसका उत्तर इसमें मैच वो नहीं कर रहा, तो इसको कोई बात नहीं, ये तो हमारा उत्तर ये रहेगा। मौलाना शिवजी नोमानी का संबंध किससे है? मौलाना शिवजी जो नोमानी है उसका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो नंदवतुल उलेमा ग्रुप का संबंध है। किसकी स्थापना किसने? नंदवतुल उलेमा वर्ग की स्थापना की थी, है ना। ये अलीगढ़ जो स्कूल था ये सर सैयद अहमद खां का है ना।
और देवबंद मदरसा, इसका जो सेंटर था वो सहारनपुर था। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हुआ नवतुल उलेमा। सन 1917 में गांधी के अहमदाबाद, 1918 है ये, 17 नहीं है। गांधी के अहमदाबाद मिल हड़ताल के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों का कितना आय में वृद्धि हुआ था? आय में वृद्धि मतलब उन लोग कितना बोनस मिलना जारी रहा 35% रहा, क्योंकि यहाँ ये प्लेग बोनस था, है ना, क्योंकि प्लेग फैलने के कारण लागू किया गया था। लेकिन अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये कह रहे थे कि देखिए प्लेग तो खत्म हो चुका है, अब ये हम बोनस क्यों दें? तो लेकिन जो है मजदूर ये कह रहे थे कि हमें तो बोनस चाहिए थे। अगर हमारी एक, मान लिया जैसे कोरोना का चल रहा है, अब हमारी पे बढ़ा दी जाए तो बाद में कहें कि आपकी पे वापस ले लें, मतलब कम कर दें, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हुआ, फिर बाद में समझौता होता है। जो मिल मालिक है वो 25% देने को तैयार थे और मजदूर 50% मांग रहे थे। बीच में 35% पे समझौता हुआ। ठीक है, 35% पे बीच में समझौता हो गया। ये पहला अवसर था जब गांधी ने भारत में भूख हड़ताल किया। ठीक है, भूख हड़ताल कब किया था? 1918 में अहमदाबाद के दौरान 1918 में किया था, ये भी ध्यान में रखना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके विरुद्ध थी? चंपारण जो सत्याग्रह हुआ, कृषकों की जो प्रमुख शिकायत थी किसके विरुद्ध थी? तीन कठिया व्यवस्था के विरुद्ध थी। तीन कठिया व्यवस्था क्या थी? जिसमें 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा। और नील की खेती आजकल नुकसान का सौदा बन चुकी थी, क्योंकि कृत्रिम नील मार्केट, जो नील है वो मार्केट में आ चुका था, तो इसलिए ये नहीं करना चाहते थे, पर जोर जबरदस्ती ने इनसे करवाया जाता था ये खेती। बाद में इन्होंने विद्रोह कर दिया और गांधी को इनवाइट किया गया, और गांधी जी ने यहाँ पर ये पहला कामयाब, गांधी जी का ये पहला कामयाब एक्सपीरियंस रहा चंपारण सत्याग्रह। ये पहला सत्याग्रह इंडिया में उनका था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया था? किसमें किया था? ये किया था कराची अधिवेशन 1931। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे ना, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे, और इसमें गांधी का विरोध हुआ था। और गांधी ने कहा था कि गांधीवाद मर सकता है, तो गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता। उसके बाद ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का जो ड्राफ्ट है नेहरू ने तैयार किया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेहरू ने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था ये ड्राफ्ट, ये भी चीज आप नोट करके चलिएगा। उसके बाद इसमें आर्थिक चर्चा भी हुई, आर्थिक जो महत्व पर भी चर्चा हुई, आर्थिक महत्व पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये पूर्ण स्वराज के लिए जाना जाता है, पूर्ण स्वराज। और अगर हम फैजपुर देखें 1936, नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये गांव में हुआ था, ये गांव में हुआ था। ठीक है, ये गांव में हुआ था फैजपुर में, और इसमें 1000 किसानों ने भाग लिया, 1000 किसानों ने भाग लिया। एक 1000 किसानों ने भाग लिया।
ठीक है, तो अगला चलिए। किसने तर्क प्रस्तुत किया है कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ? ये बात किसने कही है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ? ये मारिस डी मारिस कहता है। मारिस डी मारिस क्या कहता है कि इस दौरान किसी तरह का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो एज इट इज चलती रही। मारिस डी मारिस है जो अमेरिका का है ये व्यक्ति। अगला देखिए, 1917 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हिंदू कॉलेज आप जानते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने 1817 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ठीक है, राजा राम मोहन राय के साथ। ठीक है, उसके बाद विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ना, द प्रिंसिप ने अशोक के वो पढ़े थे। ठीक है, अशोक के अभिलेख पढ़े। और हेनरी विवियन डेरजियो ये प्रथम राष्ट्रवादी कवि। प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरजियो थे। ये कुछ बुक्स हैं, उनके नाम उनके राइटर के साथ मिलान करने हमें। थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जो बुक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसका है? मौलाना अब्दुल कलाम का आजाद का है। उसके बाद दादाभाई नौरोजी को जानते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादाभाई नौरोजी की किताब है। और यहाँ पर ये सर सैयद अहमद खां है। यहाँ पर सर सैयद अहमद खां की जो किताब है वो है असबाब बगावते हिंद। असबाब बगावते हिंद, असबाब बगावते हिंद उसकी किताब है। और 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पहली किताब, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पहली किताब, पहली बुक है ये, फर्स्ट बुक। उसके बाद सुभाष की जो बुक है वो इंडिया स्ट्रगल है। इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल। तो हमारे क्या हुआ? लास्ट का 4 का ये ए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चिनवा जो ये चिनवा विद्रोह किसके उसमें हुआ था? चिनवा कौन थे? चिनवा जो थे किस विद्रोह के नेता थे? वो कित्तूर उपद्रव जो 1824 में हुआ उसके लीडर थे। चिनवा कित्तूर के थे ये। और उसके बाद हाजी शरीयतुल्ला फ्राइजी के थे। हाजी शरीयतुल्ला जो है किसके थे? फ्राइजी के आंदोलन के थे वो, है ना। और अलारी जो सीताराम राजू है वो रप्पा थे। अलारी सीताराम राजू 1922। और कृष्ण दाजी पंडित ये 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ 1844। तो इसमें चिन्हवा हो गए कित्तूर उपद्रव के, हाजी शरीयतुल्ला फ्राइजी के, अलारी सीताराम राजू रंपा 1922 के, और कृष्ण दाजी पंडित गडकरी के। तो इसमें हमारा उत्तर हमें मिला लेना चाहिए। और इनको आप अपने लिख भी लेंगे साथ में, क्योंकि ये चीजें आती हैं हर बार। चिन्हवा का एक
हाँ, तो ये हमारा ए उसका उत्तर होगा। सर्वोच्चता की स्थायी शक्ति ब्रिटिश सरकार में निहित थी, जिसका उपयोग किसने के संबंध में था। भाई जो सर्वोच्च है वो कौन है, इस बात को लेकर जो चर्चा हुई, उसके लिए किसे क्या बनाया गया था। ये देशी रियासतों के उसमें था, देशी रियासतों के लिए ये बात प्रयोग की गई थी। देशी रियासतों में, देशी रियासतों के प्रति जो स्थायी वो सर्वोच्च शक्ति है वो कौन है, ये बटलर कमीशन को लेकर था। बटलर कमीशन है ना, बटलर कमीशन। और बटलर कमीशन से क्या हुआ, बटलर कमीशन कब आया, 1927। बटलर कमीशन कब आया, 1927 में। ठीक है, 1937 से 39 मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। 1937 से 1939 जो मद्रास में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है वो किसने किया। ये टी प्रकाशम ने किया था। किसने किया था, टी प्रकाशम ने। टी प्रकाशम इसका नेतृत्व करता है 1937 से 1939, क्योंकि 1937 में चुनाव हुए थे भारत में 1935 के अधिनियम के अनुसार। भारतीय संविधान की पांडुलेखा जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, पांडुलेखा समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे, है ना। भीमराव अंबेडकर को मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे सलाहकार, है ना। ये बी.एन. राव थे सलाहकार थे। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाना भाई, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ये था अगस्त 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1942 1940। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। यहाँ विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही। दूसरे नेहरू, सेकंड कौन थे, नेहरू थे। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब आया, मार्च 1940। तो ये हमारा इसमें आपने देख लेना। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले लास्ट है ये। किसे मानवता का जनक समझा जाता है, मानवतावाद का जनक, मानवतावाद का जनक कहा जाता है। किसे मानवतावाद का जनक कहा जाता है, मानववाद का जनक किसे कहा जाता है, पेट्रार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पेट्रार्क को कहा जाता है। इसमें कोई ज्यादा उस वाली बात नहीं है। लोड को मिल, शराब की भट्टी और बेकरी उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा करना पड़ता था ना, ये सामंतवाद से क्वेश्चन है, वो किरवी बोलते थे उसको, किरवी, है ना। जो शुल्क देना पड़ता था उसको क्या कहा जाता था, उसको, अच्छा ये नहीं, ये होता था, एक सेकंड, किरवी नहीं, ये तायल। लोड को मील, शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा करना पड़ता था वो क्या कहलाता था। हाँ, इसका टाइल तो भूमिकर होता है, किरवी ही मिलेगा, यस यही ठीक है।
देख लेंगे एक बार, इसको चेक भी करना पड़ेगा, इसको थोड़ा चेक करेंगे, है ना, कंफ्यूज कर दिया इसने। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो रूसो का है, उन्होंने, इनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने सामान्य जो इच्छा का सिद्धांत दिया है, जर्नल विल जो का सिद्धांत दिया इन्होंने। बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन मूल लक्षण है। बहुमूल्य मतलब जिसके पास ज्यादा गोल्ड होगा, ज्यादा गोल्ड का कंसेप्ट है, जिसके पास ज्यादा गोल्ड होगा वही संतुलित होता है। ये वाणिज्यवाद का कंसेप्ट है। ये किसका कंसेप्ट है? वाणिज्यवाद का कंसेप्ट है ये, ठीक है, वाणिज्यवाद का कंसेप्ट है ये किताब है, इनका किताबों का नाम बताना है, किसकी किताब कौन सी है? इरेस्मस की जो किताब है वो प्रेज ऑफ फोली है। इरेस्मस की जो किताब है प्रेज ऑफ फोली। मैकियावेली की किताब है द प्रिंस। थॉमस मोर की किताब है यूटोपिया। और दांते की किताब है डिवाइना कॉमेडी। दांते की किताब है डिवाइना कॉमेडी, टस्कन भाषा में थी ये, टस्कन लैंग्वेज में, ठीक है। और तो ये इसका हो रहा, इसमें उत्तर होगा एक का ये। तो आई होप ये पेपर पूरा हुआ। तो इसी तरह का हमारे नेक्स्ट पेपर आएंगे और इसको आप बार बार देखेंगे। जहां पर एक्सप्लेन करने का जितना अंदर जाने की जरूरत है हम उतना ही जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें एक दो में डाउट हो सकता है, क्योंकि डाउट सभी को हो सकते हैं, ये तो इतना तो वो हम भी नहीं करते। तो आप इसको देखते रहिए और ऐसे ही हम हर क्वेश्चन पेपर को इसमें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।